हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक नई बीएल सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए नई नई बीएल सीरीज ला रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का विंडो के पास खड़ा दिखाई देता है और ये कोई नहीं तो हमारे कहानी का पहला मेन लीड एक्टर है, जिसका नाम होता है युआन जुन चिंग। तभी हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जो कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि हमारे अंकल कुछ तो भी प्लान कर रहे हैं। वो हमारे पापा की जगह लेना चाहते हैं और वो युआन फाइनेंस होल्डिंग के प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम में से कोई भी वो पोजीशन के लायक नहीं है क्योंकि हम बहुत यंग है। और ये कहने वाला कोई और नहीं तो युआन चेंग का सबसे छोटा भाई पिंग होता है। तभी युआन चेंग कहता है, सही कहा तुमने, जिस दिन से ही मैं वापस आया हूँ उस दिन से ही हमारे अंकल मुझ पर हमेशा अटैक करवा रहे हैं। तो दाऊ यानी युआन चेंग का दूसरा भाई कहता है, इसका मतलब हमारे दूसरे अंकल हम तीनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जुन चेंग कहता है, तुम दोनों अभी भी बहुत यंग हो, इसलिए अभी उनका टारगेट सिर्फ मैं ही हूँ। हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें जुनचिंग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। उसे एक आदमी फॉलो करते हुए हमें दिखाया जाता है। वो किसी को बताता है कि युआन जुनचिंग बाहर आया है। युआन कॉल पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट युआन को बता दो कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मुझे उनसे बात करनी है। और वो एक गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठकर वो अपने ग्रैंडफादर को कॉल करके कहता है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, आप अपना ख्याल रखना और आपने जैसा मुझे कहा मैं वैसा ही करने वाला हूँ। मैं अपनी माँ की सारी आखिरी निशानी वापस लेके आऊंगा, आप चिंता मत करो। और इतना कह के वो फोन रख देता है। तभी उसका ड्राइवर उसी जगह गाड़ी रोकता है जहाँ पहले से ही 3-4 गुंडे मौजूद होते हैं। ड्राइवर जून चेंग को कहता है कि हम पहुंच चुके हैं। तो जून चेंग को कुछ समझ भी आता, इससे पहले ही वो गुंडे गाड़ी का दरवाजा खोलकर जून चेंग को कॉलर पकड़कर बाहर निकालते हैं। जून चेंग समझ में आता है कि ये सब ट्रैप है और वो इसलिए खुद ही कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर पीछे से एक उसे धक्का दे देता है तो जून चेंग उसे मारता है और फिर फाइट शुरू होती है। चेंग उन्हें मारने लगता है, पर अरे यार वो 3 लोग थे तो हमारा मेन लीड कैरेक्टर होके भी चेंग को थोड़ी मार तो खानी ही पड़ेगी ना। तभी वहाँ चेंग के सेकंड अंकल आते हैं और वो कहते हैं, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? तुम युआन के सबसे बड़े बेटे हो तो इस हिसाब से तुम युआन कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के दावेदार हो सकती हो। तो जुनचिंग कहता है, अंकल मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ की सारी आखिरी निशानियाँ वापस लेने आया हूँ। तो अंकल कहते हैं, तुम कौन सी आखिरी निशानियों की बात कर रहे हो? यहाँ ना ही तो युआन का कुछ है ना ही उसके बेटों का कुछ है, जो भी है वो सिर्फ मेरा है। और वो गुंडों से कहता है कि जाओ इसे लेके जाओ यहाँ से। गुंडों से वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तो चेंग उन गुंडों को मारकर वहाँ से भागने लगता है। वो सब गुंडे उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। तभी एक जगह पर जुनचिंग हमारी स्टोरी का सेकंड लीड कैरेक्टर जिसका नाम होता है लिनशुन उसे टकराता है। लिनशुन के हाथ से उसका मोबाइल फोन गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जुनचिंग वहाँ से जाने लगता है तो लिनशुन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तो जुनचिंग हमेशा की तरह कोरियन में कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तो शुन उसे पूछता है, क्या तुम कोरियन हो? तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं। गुंडों को देखकर शुन भी चेंग को कोरियन में पूछता है, क्या ये सब तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तो जुनचिंग उसे कहता है, अगर तुम इससे डर रहे हो तो उनसे दूर रहो। तो शुन कहता है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो जुनचिंग कहता है, क्या कहा तुमने? तो शुन कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और शुन चेंग को वही छोड़कर गुंडों की तरफ बढ़कर उनसे कहता है, टूरिस्ट लोगों से कुछ चुराना ये सबसे खराब बात है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा मत करो। और वो अपना वॉलेट निकालकर उन्हें पैसे देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपने सारे पैसे देता हूँ, तुम्हें सिर्फ यहाँ से इस कोरियन को जाने देना होगा। ये चेंग सब देख रहा था और वो शुन की इस स्टूपिड हरकत पर हंसने लगता है। वो सारे गुंडे भी शुन पर हंसने लगते हैं। तो चेंग कहता है, अरे उन्हें सिर्फ मैं यानी युआन जुन चेंग ही चाहिए। तो शुन कहता है, पर मेरे पास इतना ही है, तो तुम क्यों हंस रहे हो? इसका मतलब तुम लोग रॉबर्स नहीं हो? तो उन तीनों गुंडों में से एक गुंडा सामने आकर शुन के हाथ में जो पैसे थे उन्हें फेंक कर कहता है, इतने कम पैसे किसे चाहिए? और वो सब शुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो शुन भी धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और वो चेंग को देखकर उसे कहता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, यानी तुम इसे हैरेस कर रहे हो क्या?
ये सुनकर वो गुंडे तो गिरने ही वाले होते हैं और हमारे चेंग की रिएक्शन तो देखने लायक होती है। तभी शुन चेंग को देखकर कहता है कि ये कोरियन तो बहुत हैंडसम है, क्या तुम सेलिब्रिटी हो? और वो गुंडों से पूछता है, क्या तुम इसे बेचने वाले हो? मेरा मतलब है तुम इतने वेटेड आदमी को यहाँ से कैसे लेके जाओगे? ये सुनकर चेंग गुस्से में शुन की कॉलर पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो गुंडा कहता है, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई है? गुंडों को कुछ समझ आता उससे पहले ही जुनचेंग उन्हें मारने लगता है। तभी शुन जुनचेंग का हाथ पकड़कर उसे कहता है, चलो जल्दी गाड़ी पर बैठ जाओ। और वो दोनों वहाँ से गाड़ी पर बैठकर भागने लगते हैं। शुन के फोन पर बार बार किसी का कॉल आता हुआ दिखाया जाता है। शुन जुनचेंग को उसे टाइटली पकड़ने के लिए कहता है। एक जगह पर गाड़ी रोकता है, पर चेंग तो शॉक में ही होता है, इसलिए वो शुन को पकड़े ही होता है। तो शुन उससे कहता है कि चलो उतरो, अब उतरना है। ऊपर से उतरने के बाद चेंग अपना एटीट्यूड दिखाते हुए अपने कपड़े झटकने लगता है और वो शुन से पूछता है कि तुमने मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? तो शुन कहता है क्योंकि मैं अच्छा लड़का हूँ इसलिए। और वो फिर से उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है, उसे अपने घर में लाता है। चेंग अंदर आकर उसका घर देखने लगता है और उसे पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? तो शुन कहता है, मेरा मन किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, इसलिए मैंने की। तो चेंग कहता है, आज तक किसी ने भी मेरी बिना मतलब के मदद नहीं की, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो शुन कहता है, कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ फ्री में ही मदद की, समझ आया? शुन अपने हाथ में फर्स्ट एड का बॉक्स लाकर चुन यंग से पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों आए थे? उन्होंने मेरे पैसे भी नहीं लिए। क्या तुम इतने बड़े फेमस हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, या कोई कोरियन आइडल हो? शुन उसे बैठने को कहता है, उसकी जख्म पर लिक्विड अप्लाई करने के लिए जाता है। तो चेंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? मैं मेरे हाथ से लगा लूंगा। शुन कहता है, तुम्हें हर्ट हुआ है, अगर तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करने दोगे तो तुम्हारे चेहरे पर इसका मार्क आ जाएगा। चेंग कहता है, ठीक है, मैं अपने हाथ से लगा लूंगा। तभी शुन उसे कहता है, तुम सच में हैंडसम हो, तुम्हारी फिगर भी अच्छी है, अगर तुम्हारे फैंस को पता चला कि तुम इंजर हो तो उनका दिल ही टूट जाएगा। तो चेंग उसे कहता है, चुप बैठो। ये सुनकर शुन वहाँ से उठ जाता है और फिर से चेंग को पूछता है, तुम कहाँ रहते हो? क्या तुम्हें मैं घर छोड़ दूं? तुम पुलिस को कॉल करना चाहते हो? वैसे इसे अपना ही घर समझो। इतना कह के वो चेंग के करीब आकर उसके शोल्डर को टच करने लगता है, पर चेंग उसका हाथ हटाकर जोर से चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना मुझसे टच मत करना। तो शुन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? हम दोनों भी यहाँ आदमी हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? क्या तुम शाय फील कर रहे हो या डर रहे हो मुझसे? इतना कह के उसे टीज करने लगता है। तो चेंग उसका ही हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर सोफे पर लटाकर मारने जाता है। तो शुन कहता है, मैं मजाक कर रहा था यार, मुझे मत मारो। तो चेंग उसे पूछता है, तुम्हें कोरियन कैसे आती है? तो शुन बताता है, मैंने यहाँ पार्ट टाइम जॉब की थी, तभी मैंने कोरियन सीखी है। चेंग कहता है, तुम कौन हो? तो शुन कहता है, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। तो चेंग कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो शुन कहता है, क्यों, मैं लोगों को बचा नहीं सकता, बस ऐसे ही अपने आंखों के सामने सब होता हुआ देखता रहूं। ये सारी बात सुनकर चेंग उसे छोड़ देता है। शुन उठ के बैठता है। चेंग कहता है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो शुन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुमने मुझसे भी पूछा कि मैं कौन हूँ, और ये क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, या तुम्हारी इन सब में याददाश्त चली गई है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, मैं तुम्हें वहाँ जाकर ट्रांसलेट करने में मदद कर सकता हूँ। तो चेंग कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे चाइनीज़ आती है। तो शुन कहता है, तुम्हें अगर थोड़ी चाइनीज़ आती है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। चेंग कहता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी। तो शुन चाइनीज़ में कहता है, मैं आज किसी पागल इंसान से मिला हूँ। तो चेंग कहता है, मैं तुमसे कम ही पागल हूँ, तुमने एक राह चलते आदमी को जिसे तुम जानते भी नहीं उसे अपने घर में बुलाया है। तो शुन कहता है, वाओ, तुम चाइनीज भी बोल सकते हो। तभी सीन चेंज होता है और हमें युआन का दूसरा बेटा जुनदाओ दिखाया गया है, जो घर के अंदर आते ही ठंडी की वजह से कांपने लगता है। उसका दोस्त या और रूममेट शियांग बेड पर ही काम कर रहा था, तो जुनदाओ आकर उसके पास उसके ऊपर ही लेट जाता है। शियांग कहता है, उठ जाओ दाओ। तो दाओ कहता है, मुझे ऐसे ही रहना है, बहुत ठंडी है बाहर। शियांग कहता है, तुम ठंडी से बहुत डरते हो क्या? पर अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें कंपनी मैनेज करने के लिए कोरिया भेज दिया तो तुम क्या करोगे? तो दाऊ कहता है, मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी कोरिया में है, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी दाऊ को मैसेज आता है कि चेंग घर आ गया है। तो वो शियांग से कहता है, अब ये वापस क्यों आ गया? तो शियांग कहता है, क्या
क्यों तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई वापस घर आ जाए? दाऊ कहता है ऐसी बात नहीं है, पर हमारी माएँ अलग अलग है, इसलिए हम ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। तभी हमें युआन का तीसरा बेटा चुआन जुंग पिंग दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी में कुछ मैथ के टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा होता है। वो अपने टेस्ट पेपर रंग को दिखाते हुए कहता है, चलो इसे एक बार चेक करो। तो रंग कहता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत ही खराब है। तब पिंग कहता है, मुझे लगा था कि मैं बस साइन करूंगा। तो रंग कहता है, कम से कम टीचर को समझ आए ऐसा तो लिखना चाहिए था। और रंग अपना पेपर दिखाते हुए उसे कहता है, देखो ऐसा लिखना चाहिए तुम्हें। तो पिंग कहता है, वाओ तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, मैं इतने अच्छे से नहीं लिख सकता। तो रंग कहता है, तुम्हारे भाई को ही देख लो, उसे आधी कोरियन भी आती है और वो अच्छे से चाइनीज भी लिख सकता है। तो पिंग कहता है, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? तो रंग उसे मना कर देता है। तो पिंग कहता है, शियांग हमेशा ही मेरे सेकंड भाई की यानी दाऊ की मदद करता है। तो रंग उसे फिर से लिखने को कहता है। वो दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पिंग फिर से लिखने लगता है। तो रंग कहता है, तुम पेन ऐसे पकड़ते हो इसलिए तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी खराब आती है। तो पिंग कहता है, तो तुम मुझे बताओ कि कैसे पेन पकड़ना है। तो रंग उसका हाथ पकड़कर उसे बताने लगता है। पिंग उसकी तरफ ही बहुत प्यार से देखता है। वही लाइब्रेरी में एक कपल बैठे होते हैं। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ पर तुम उन दोनों लड़कों को ही देख रही हो। तो वो लड़की कहते हैं, तुम नहीं समझोगे, ये कपल बहुत ही प्यारा है। तो वो लड़का पूछता है, कौन है ये दोनों? तो वो लड़की बताती है कि एक रंग है जो साइंस और मैथ में चैंपियन है, और एक युआन है जो युआन फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का तीसरा बेटा है। वो लड़का कहता है, इतना सब तुम्हें कैसे पता है? तो वो लड़की कहती है, ये तो सबको पता है, उन दोनों की वजह से देखो स्टडी सेंटर में कितनी लवली फीलिंग आ रही है ना। सीन चेंज होता है। हमें व्हील चेयर पर बैठी एक औरत शुन के कमरे में आती हुई दिखाई देती है। वो शुन की माँ होती है। शुन से वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे लिए तुम्हें इस इंसान को कॉल करना है। वो शुन के हाथों में एक चिट्ठी देती है। तो शुन कहता है, पर आप मुझे सडनली ये क्यों बता रहे हो? तो उसकी माँ कहती है, मुझे अपनी कंडीशन पता है। तो शुन उस चिट्ठी को खोल के देखता है। शुन उनसे कहता है कि आप ही उनको पर्सनली कॉल क्यों नहीं कर लेती? तो उसकी माँ कहती है, क्योंकि मैंने उनसे बेट लगाई थी। शुन कहता है, बेट? तो उसकी माँ सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। शुन अपनी माँ के गुजरने के बाद उनका सामान समेटकर एक बॉक्स में रखने लगता है। तभी वो अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लेकर कहता है, अगर मैंने उस दिन उस कोरियन को नहीं बचाया होता तो माँ मैं आपको लास्ट टाइम देख पाता। अब इस दुनिया में मैं अकेला रह गया हूँ। तभी वो अपनी माँ की दी हुई चिट्ठी देखता है। वो चिट्ठी पर एक नंबर और एक नाम होता है। नाम होता है युआन वाई जी का। वो खुद से ही कहता है, ये आदमी कौन है? तभी हमें युआन फाइनेंस होल्डिंग का प्रेसिडेंट युआन वाई जी दिखाया जाता है। उसके मोबाइल पर शुन का कॉल आता है। युआन उस कॉल को उठाता है तो दूसरी तरफ शुन होता है। तो शुन कहता है, क्या ये युआन वाई जी का नंबर है? तो वाई जी उसे पूछता है, तुम कौन हो और मेरा ये पर्सनल नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? तो शुन कहता है, किसी ने मुझे तुम्हें कॉल करने को कहा था। तो वाई जी को समझ आता है और वो पूछता है कि वो इंसान कौन है, क्या वो इंसान कुइंग है और वो कहाँ है अभी? तो शुन बताता है कि उसने मुझे तुम्हें ये बताने को कहा था, और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें शुन की माँ यानी कुइंग कहती है, आखिर में तुम हार ही गए। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शुन अपने माँ की वही बात वाई जी को कहता है कि आखिर में तुम हार ही गए। ये सुनकर वाई जी कहता है, ये इम्पॉसिबल है, उसे कहो अभी के अभी मुझसे बात करे, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने देने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ उसे मुझसे बात करवाओ। ये सुनकर शुन कहता है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो वाई जी भी चिढ़कर आखिर में कहता है कि तुम कौन हो, कोई इनको कहो कि अभी मुझसे बात करे। तो शुन कहता है, वो मर गई है। ये सुनकर वाई जी शॉक होता है। उसे पास्ट की बात याद आती है। हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जब वाई जी यंग होता है तो कोइंग से कहता है कि कोइंग, क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रही हो? तुम्हें इसका जिंदगी भर पछतावा होगा। तो इंग उसे कहती है, ठीक है, तो मैं तुमसे एक बेट लगाती हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुमसे नहीं मिलूंगी और तुम भी मुझसे मत मिलना, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वाई जी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि कोइंग अब नहीं रही? वो तुम्हारी कौन लगती है? मुझे इसका जवाब दो अभी। तो शुन भी चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है और इतना हक नहीं है तुम्हें कि तुम मुझसे ये पूछ सको कि मेरी माँ मेरी कौन है। क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? और वो फोन रख देता है। दूसरी तरफ वाई जी खुद से कहता है, कोइंग का बेटा और वो मर गई है।
क्या सच में? और वो गुस्से से अपने टेबल पर हाथ मारते हैं। तभी टेबल पर से एक चीज नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर सेक्रेटरी वहां आ जाती है। सेक्रेटरी उससे पूछती है, सर क्या हुआ है? तो वो कहता है, कुछ नहीं। और वो सेक्रेटरी से कहता है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा कोरिया से वापस आया है। हाँ सर, वो आ गए हैं, लेकिन थोड़े इंजर्ड है, इसलिए वो थोड़े दिनों के बाद यहाँ आ जाएंगे। तो वो कहता है, सिर्फ वही नहीं, मेरा सेकंड और थर्ड बेटा जहाँ भी हो उन्हें कॉल करके इमीडिएटली यहाँ आने को कहो। मैं कल सुबह उन सबको यहाँ देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ चेंग हाथ में कुछ लेके शुन को मिलने को आता है। तभी सेक्रेटरी चेंग का कॉल आता है और वो कहती है कि प्रेसिडेंट युआन वान जी आप सबसे मिलना चाहते हैं। तभी चेंग ओके कहकर कॉल रख देता है और वो बिना शुन से मिले ही वहाँ से जल्दी में चला जाता है। वही मैसेज दाऊ को भी आता है। वो शियांग के साथ होता है। शियांग उसे कहता है, तुम्हारे पापा ने तुम सबको मिलने के लिए क्यों बुलाया है? तभी सीन चेंज होता है। चेंग ऑलरेडी अपने पापा से मिलने के लिए जल्दी ही आया होता है। बाद में पिंग आता है। पिंग चेंग को देखकर कहता है, युआनजुन चेंग तुम वापस आकर क्या कर रहे हो? तो चेंग भी उससे कहता है, मैं तुम्हें अपना शेड्यूल एक्सप्लेन क्यों करूं? और वैसे भी तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो तो जरा तमीज से बात करो, कम से कम मुझे बड़ा भाई तो कहो। तो पिंग कहता है, तुम मेरे बड़े भाई बनना डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हें पता है जब मैं पिछली बार किडनैप हुआ था तो किडनैपर ने फिरौती के तौर पर तुम्हें कॉल किया था, तो तुमने क्या किया? तुमने फोन कट कर दिया था। तो चेंग कहता है, तुम दूसरों को ब्लेम करना बंद करोगे? पहले खुद को एग्जामिन करो, तुम क्या हो? तो पिंग कहता है, तुम ऐसे बड़े भाई हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तमीज से बुलाऊं? तभी दाऊ कहता है, बस करो पिंग, बड़े भाई का प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा दूसरों से अलग है, वो हमारी बहुत केयर करते हैं। तो पिंग कहता है, वो केयर नहीं करता हमारी, वो बस हमारा मजाक उड़ाता है। तो चेंग कहता है, तुमने सही कहा, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो पिंग चेंग की तरफ आकर कहता है, जुआनजुंग चेंग तुम ये मत सोचना कि मैं छोटा हूँ इसलिए मैं तुम्हें बीट नहीं कर सकता। तो चेंग पिंग का हाथ मरोड़ता है और उसे दूर धक्का दे देता है और वो कहता है, मूर्खों से फाइट करना मुझे पसंद नहीं है और मुझे तुम्हें कितनी बार सिखाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मुझसे तमीज से पेश आया करो। 3 साल के बच्चे नहीं हो तुम, वो भी तुमसे जल्दी सीख जाते हैं। तो पिंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे किडनैपिंग के समय जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगनी होगी। चलो मुझसे माफी मांगो। तभी दाऊ कहता है, तुम दोनों फाइट करना बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि हमारे डैड ने सडनली हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तो पिंग कहता है, शायद वो बीमार होंगे और वो चाहते होंगे कि हमें हमारा हिस्सा बांट के दे, इसलिए। तो चेंग कहता है, हम इतने नसीब वाले नहीं हैं। तभी सीन चेंज होता है और वो सब अपने पापा यानी युआंग वाई जी से मिलने के लिए आते हैं। वाई उन्हें देखकर समझ जाता है कि उन दोनों में फाइट हुए हैं। वो दाऊ से पूछता है, क्या तुम फाइट करके यहाँ आए हो? तो पिंग कहता है, नहीं। तो पिंग पूछता है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तो वाई जी कहता है, एक फादर अपने बेटों से नहीं मिल सकता क्या? क्या उन्हें कुछ मिलने के लिए रीजन ही चाहिए? तो दाऊ कहता है, तुम बाकी लोगों के डैड जैसे नहीं हो ना, इसलिए जरूर कोई रीजन होगा। तो वाई जी कहता है, ठीक है, पहले तुम्हारे बारे में बताओ। नंबर 2, तुम्हारी माँ क्या कर रही है? तो दाऊ कहता है, मेरी माँ अच्छी है और आपने जो एलिमनी दिए है उसे वो यूज कर रही है। वो सारी जगह ट्रैवलिंग कर रही है। अभी वो हाल ही में बाली में है। उसने अब एक थाई बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया है। तो बाईजी कहता है, वेरी गुड, ऐसा लगता है कि वो अपना अच्छे से ख्याल रख रही है। वो पिंग से कहता है, नंबर 3, तुम्हारी माँ कैसी है? पिंग कहता है, मेरी माँ वैसी ही है जैसे मेरा जन्म होने से पहले थी और वो आपको कभी डिवोर्स नहीं देने वाली। आपका बाहर कितने भी गर्लफ्रेंड बना लो, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ने वाली। वो अपनी मिसेस युआन की पोजीशन कभी नहीं छोड़ने वाली। वाईजी हंसते हुए कहता है, गुड, ये थॉट अच्छा है। फिर वो चेंग को देखते हुए कहता है कि सबसे बड़े तुम्हारा क्या? तो चेंग कहता है, मेरी माँ मर चुकी है तो तुम्हें उसे ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर प्रेसिडेंट मिस्टर युआन, आपने हमें सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये कोई बिजनेस मैटर है या प्राइवेट मैटर डिस्कस करने के लिए? तो वाईजी कहता है, ये बिजनेस है लेकिन प्राइवेट मैटर भी है। मेरा बाहर एक बेटा है। तो पिंग कहता है, रुको रुको रुको, आपको हम 3 बेटे हैं। वाईजी कहता है, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। मेरा बाहर एक बेटा है जो तुम्हारा भाई है। तो दाऊ कहता है, आपने फिर से एक गर्लफ्रेंड बना ली, फिर से एक बेटा पैदा कर दिया। तो पिंग कहते हैं, क्या मेरी माँ को ये पता है?
तो वाईजी कहता है तुम चिंता मत करो, वो तुमसे बड़ा है, यानी तुम्हारी माँ से शादी करने से पहले की बात है ये। तो दाऊ कहता है क्या मेरी माँ को पता है? तभी चेंग कहता है क्या मेरी माँ को ये पता है? तो वाईजी कहता है तो ये बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों के बीच का मामला है, इसका तुम सबसे कोई संबंध नहीं है। तो चेंग कहता है हमारा संबंध नहीं है, मेरी माँ आपकी वजह से जल्दी मर गई है। दाऊ कहता है क्या आपने मेरी माँ को डाइवोर्स इसलिए दिया क्योंकि आपको ये बच्चा था? तो वाईजी कहता है मैंने तुम्हारी माँ को बहुत पैसे दिए हैं उसके आगे के फ्यूचर के लिए, पर मैंने तुम सब बच्चों को निगलेक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें अभी भी पाल रहा हूँ और आगे भी पालूंगा। तो पिंक कहता है सिर्फ पैसे देना या संभालना सब कुछ नहीं होता, संभालने का मतलब प्यार करना, केयर करना भी होता है। आपने सिर्फ अपने बेटों को इसलिए संभाला है क्योंकि आपको आपके लिए वारिस चाहिए। ये सुनकर वाईजी गुस्से में पिंक को कहता है क्या तुम्हें वो एबिलिटी है? ठीक है, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, जो अपने खोए हुए भाई को पहले ढूंढेगा मैं उसे जो चाहिए वो दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दाऊ कहता है कैसा प्रॉमिस? तो वाईजी कहता है मैं उसको वो जो मांगेगा वो सब दूंगा, अगर उसने युआन फाइनेंस होल्डिंग के प्रेसिडेंट बनने की भी इच्छा जाहिर की तो मैं वो पूरी करूंगा। अब ठीक है? तो चेंग हंसते हुए कहता है डैड, इसका मतलब वो बास्टर्ड हम तीनों युआन जो आपके वारिस है उससे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। तो वाईजी कहता है तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम बस उसे ढूंढ के लाओ, नहीं तो उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। तो दाऊ कहता है ये काम आप अपने लोगों से क्यों नहीं करवाते? तो वाईजी कहता है उस लड़के को हमारे बारे में कुछ नहीं पता है और मैं डरता हूँ कि इस वजह से वो लड़का हमसे डरने ना लगे, और बस मैं इतना चाहता हूँ कि जब ट्रस्ट की बात आती है तो तुम तीनों मुझसे पहले बिलोंग करते हो, इसलिए तुम तीनों उससे मिलोगे और उसे वापस लाओगे। पिंक कहता है आप किस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं? आज तक हम तीनों भाइयों में से अभी तक ट्रस्ट नहीं बना है, और वो तो बाहर का है जिसे फ्री में ये सब मिलेगा, क्या आप मूर्ख हो? चेंग कहता है मुझे युआन फैमिली के वारिस से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं मेरी माँ की सारी चीजें वापस लेना चाहता हूँ, आज से मेरा इस फैमिली से कोई संबंध नहीं है। तो वाईजी कहता है मैं तुम्हें एक सच बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर बुसान में एक ओल्ड हॉट स्प्रिंग चला रहे हैं, वो एक हर साल चलाते हैं क्योंकि मैं $30 मिलियन उन्हें इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस ओल्ड पैलेस में, नहीं तो अब तक तो वो जमीन दोस्त हो चुका होता। तो चेंग कहता है कि ये सच नहीं है। तो वाईजी कहता है तुम्हें यकीन करना हो तो करो वरना मत करो, पर यही सच है। और वो एक लिफाफा चेंग को देते हुए कहता है कि ये उसकी फाइल है और उसकी सारी डिटेल भी इसमें है, मेरे पास उसे वापस लेके आओ। दाऊ वो लिफाफा खोलता है तो उसमें लिन शुन की तस्वीर होती है। चेंग वो तस्वीर देख के मन में कहता है क्या ये लड़का ये लिन शुन ही है? यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।